अच्छा, कल हमने क्या किया था? जर्नल एंट्रीज की थी काफी सारी। तो एक बार कल वाली एंट्रीज देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। और दो तीन एंट्रीज बची हुई हैं, बस वो वाली खत्म करके फिर जर्नल एंट्रीज खत्म हो जाएंगी। हमने वो क्वेश्चन भी कर लिया जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और बैंक अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, लास्ट में बैंक अकाउंट टैली हो जाता है, वो भी कर लिया। जर्नल एंट्रीज भी कर ली। जर्नल एंट्रीज बस दो तीन बची हुई हैं। उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचेगा इसके अंदर, वो है मेमोरेंडम बैलेंस शीट के नाम से एक टॉपिक है, सिर्फ वो बचेगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो बचेगा बस हमारा। तो जर्नल एंट्रीज हमने कौन कौन सी की थी? सबसे पहले हमने बात की थी एसेट्स की। अच्छा, इससे भी पहले सबसे पहले जर्नल एंट्रीज होती हैं जब हम बैलेंस शीट से चीजों को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, उनकी एंट्रीज होती है ना। जैसे ये एसेट्स हैं, कहाँ चले जाते हैं? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू गुडविल, टू स्टॉक अकाउंट। फिर मैंने बोला था ये ट्रांसफर वाली एंट्रीज हैं, ये हमारे काम की नहीं है। ठीक है, ट्रांसफर एंट्रीज हमारे काम की नहीं होती। उसके बाद क्या करना होता है वो हमारे काम का है, कि उसके बाद हम एसेट्स को बेच देंगे, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे, वो एंट्रीज हमारे काम की है। तो हमने यहाँ से बात की थी कि एसेट्स जो होंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या यूज हो सकता है एसेट्स का? या तो मैं क्या करूंगा, एसेट्स को बेच दूंगा, या एसेट कोई पार्टनर ले जाएगा, या फिर एसेट हम किसी लाइबिलिटी को दे देंगे। अगर एसेट हमने बेच दिया तो एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी साइड बेचते हैं हम? क्रेडिट साइड। तो ये एसेट बेचा हुआ है हमने, इसकी एंट्री क्या बन रही है? बैंक अकाउंट तो डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद अगर एसेट पार्टनर ने ले लिया तो भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं, पर वहां पे बैंक नहीं लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर एसेट हमने किसी लाइबिलिटी को दे दिया तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। पर अगर लाइबिलिटी को अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं हमको, तो उसकी एंट्री होगी। ये किया हुआ है ना हमने कि 50,000 की लाइबिलिटी है, उसको 30,000 का फर्नीचर दे दिया, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। जो 20,000 रुपये हम कैश में देंगे उसकी एंट्री करेंगे हम। उसकी क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स को 20,000 का कैश देना है, उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी ना, क्योंकि लाइबिलिटी की पेमेंट कौन सी साइड होती है रियलाइजेशन में? डेबिट साइड होती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट क्या हो रहा है? बैंक या फिर कैश। ये हो गया। फिर अब उसके बाद आई बात आई थी लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज भी चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, क्या कर सकते हैं लाइबिलिटी का? या तो लाइबिलिटी को पे कर देंगे, पे कर देंगे तो रियलाइजेशन के डेबिट में पे करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर लाइबिलिटी पार्टनर ने ले ली तो भी डेबिट में लिखते हैं रियलाइजेशन के, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लाइबिलिटी के बदले में हमने कोई एसेट दे दिया तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है। इसमें हमने एक और केस किया था, क्रेडिटर्स अगर मान लेते हैं 1 लाख के हैं, उसके बदले में मैंने उसको 1.5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग दे दी, तो क्या करना है? हमने ज्यादा की लैंड एंड बिल्डिंग दे दी है और क्रेडिटर बोल रहे हैं जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो हमको वापस कर देगा, तो क्या एंट्री होगी? तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस बार क्रेडिटर को हम पे नहीं करेंगे, क्रेडिटर हमको पे करेगा। तो हमारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पैसा क्या है? एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होता है डेबिट साइड में। तो डेबिट में एसेट बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मतलब एक तरह से ये एसेट बेचने की एंट्री है कि 50,000 का एसेट मैंने क्रेडिटर को बेच दिया, तो बेचने की एंट्री है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये वाली बात की थी कल, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की क्या एंट्रीज होती है? तो इसमें हमको सबसे पहले क्या देखना होता है? सबसे पहले देखना होता है लाइबिलिटी किसकी है, फिर देखना होता है पेमेंट किसने की। तो लाइबिलिटी किस किस की हो सकती है? या तो लाइबिलिटी होगी फर्म की। नॉर्मली लाइबिलिटी किसकी होती है रियलाइजेशन के खर्चे उठाना? फर्म की, मतलब सारे पार्टनर मिलके उठाएंगे। तो अगर सारे पार्टनर्स मिलके उठाएंगे, इसका मतलब लाइबिलिटी किसकी है? फर्म की। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये खर्चे पार्टनर बोन करेगा, पार्टनर बेयर करेगा, तो लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी? पार्टनर की। अगर लाइबिलिटी फर्म की है और पेमेंट भी फर्म ने कर दी, अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए 5,000,
तो लाइबिलिटी किसकी होगी? फर्म की। और पेमेंट कौन करेगा? कुछ नहीं लिखा हुआ तो जिसकी लाइबिलिटी है वही पे करेगा। किसने पेमेंट की होगी? फर्म ने। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेबिट में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे लिए खर्चा है, खर्चा है तो रिलेशन के डेबिट में आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों हो रहा है? क्योंकि पेमेंट हमारे अकाउंट से गई है तो बैंक से पैसे कटे होंगे। बैंक हमारा एसेट है, एसेट कम होता है क्रेडिट साइड में, इसलिए हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर लाइबिलिटी फर्म की है और पेमेंट पार्टनर ने कर दी, तो एक बात हमने की थी, जब भी लाइबिलिटी फर्म की होगी तो डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। जब भी लाइबिलिटी किसकी होगी? फर्म की। डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा? अगर फर्म ने पेमेंट की तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर ने पेमेंट की, अगर लाइबिलिटी पार्टनर की है। अच्छा, लाइबिलिटी पार्टनर की कब होगी? जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ होगा कि ये खर्चा रिलेशन का कौन उठाएगा? पार्टनर उठाएगा, तो लाइबिलिटी पार्टनर की है। अदरवाइज हमारे हिसाब से लाइबिलिटी हमेशा किसकी होगी? फर्म की लाइबिलिटी होगी। अगर पार्टनर की लाइबिलिटी है और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला हुआ पे किसने की, तो पेमेंट किसने की होगी? पार्टनर ने ही की होगी, उसी पार्टनर ने। तो अगर पार्टनर की लाइबिलिटी और सेम पार्टनर ने पेमेंट कर दी तो कोई भी एंट्री नहीं होती है, क्योंकि पार्टनर की लाइबिलिटी थी, पार्टनर अपना पर्सनली पे कर देगा, तो हम फॉर्म में कोई एंट्री नहीं करेंगे इसकी। अगर लाइबिलिटी पार्टनर की है और पेमेंट फर्म ने कर दी पार्टनर के बिहाफ पे, तो फर्म पार्टनर से पैसे मांगेगा। पार्टनर से पैसे मांगेगा तो पार्टनर की कैपिटल से पैसा काट लेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि फर्म ने पेमेंट किया तो फर्म के बैंक से पैसे कटेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है। उसके बाद अगर पार्टनर एक्स की लाइबिलिटी थी और पेमेंट कर दी वाई ने, तो एक्स के बिहाफ पे पेमेंट किसने कर दी? वाई ने। तो हमको क्या करना है? एक्स से पैसे लेके वाई को देने हैं। तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमने बात की थी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने या रियलाइजेशन का काम देखने के लिए हम कई बार किसी पार्टनर को रेमुनरेशन दे देते हैं। तो अगर हमको पार्टनर को रेमुनरेशन देना है तो उसकी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि रेमुनरेशन देना हमारे लिए खर्चा है, खर्चा तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। और जब भी पार्टनर को कुछ देना होता है तो कैश या बैंक से देते हैं, उसके कैपिटल में पैसा जोड़ देते हैं, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रेमुनरेशन देना है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रेमुनरेशन देना है पर रेमुनरेशन के बदले में हमने कोई एसेट दे दिया, उसको स्टॉक फर्नीचर कुछ दे दिया, तो इस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। वो एसेट चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, हमको उसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी है। समझ आया? अगर रेमुनरेशन नॉर्मली बोला है रेमुनरेशन देना है तो एंट्री होगी रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर अगर क्वेश्चन में बोल दिया रेमुनरेशन के बदले में कोई एसेट दे दिया तो कोई भी एंट्री नहीं करेंगे हम। यहाँ तक हो गया। अब लास्ट चीज हमारी इसमें बची हुई है, हमने लोन की बात जब भी आई थी, पार्टनर के लोन की बात, हमने क्या बोला था कि हमेशा लोन अकाउंट उसका अलग से बनेगा। वहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ था कि जनरली अलग से बनता है, पर और उसके अंदर क्या हो सकता है वो देखना है हमको। तो लोन बाय पार्टनर टू फर्म, किसने किसको लोन दिया हुआ है? पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है। तो हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? हमारे लिए क्या है वो? लाइबिलिटी है कि हमने पार्टनर को पैसे देने हैं। तो इसके अंदर तीन केस हो सकते हैं। क्या? क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, लोन लिखा तो हुआ है बैलेंस शीट में, एक्स का लोन लिखा हुआ है, मान लेते हैं 40,000 रुपए का, इसके बाद कुछ नहीं बताया हुआ नीचे कि इस 40,000 के लोन का क्या करना है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम इसको रियलाइजेशन में डालते थे पार्टनर के लोन को? पार्टनर के रिलेटिव का अगर लोन है तो क्या उसको रियलाइजेशन में डालते थे? उसको रियलाइजेशन में डालते थे। अगर पार्टनर का लोन है तो उसको रियलाइजेशन में नहीं डालते थे। तो अगर रियलाइजेशन में नहीं डालना है, पेमेंट तो करनी है इस लोन की, तो हम डायरेक्टली पे कर देते हैं लोन को। ठीक है, डायरेक्टली पेमेंट करनी है, किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, तो एंट्री क्या होती है? वो होती है रियलाइजेशन में अगर ट्रांसफर किया हो तो। हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, डायरेक्ट पेमेंट करनी है। डायरेक्ट पेमेंट मतलब एक्स का लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? एक्स लोन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? अगर पार्टनर का लोन दे रखा है और कुछ नहीं बोला हुआ तो क्या करो, लोन की पेमेंट कर दो। पेमेंट करनी है तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन, सॉरी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी उसकी। ठीक है, लोन डेबिट क्यों हो रहा है? तुमने 11th में रूल्स किए हुए हैं ढंग से? एक बार मैं, अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी बताए थे तुमको, एक बार फिर से बता रहा हूँ। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। कौन सी अप्रोच है ये? मॉडर्न अप्रोच। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। एसेट और एक्सपेंस का रूल बोलता है जब भी कोई खर्चा बढ़ेगा या जब भी कोई एसेट बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, जब भी कोई एसेट कम होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। समझ आया? एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम है दोनों का। क्या है रूल? अगर ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो कौन सी साइड लिखना है? डेबिट साइड। अगर ये दोनों चीजें कम होंगी तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। याद रखना है इसको, एसेट और एक्सपेंस डेबिट साइड बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड कम होते हैं। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल तीनों का रूल सेम है। अगर वो लाइबिलिटी है, इनकम है या कैपिटल है, तीनों का रूल क्या है? इसका उल्टा। क्रेडिट में ये चीजें बढ़ती हैं और डेबिट में कम होती हैं। ये तो हम रोज ही यूज कर रहे हैं। कैपिटल कौन सी साइड बढ़ती है? क्रेडिट साइड बढ़ती है और डेबिट साइड कम होती है, रोज ही यूज हो रहा है। अब बात करते हैं लाइबिलिटी की। हमने एक्स का लोन पे कर दिया। एक्स का लोन हमारे लिए क्या था? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पे करने से बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो कौन सी साइड आना चाहिए? डेबिट साइड आना चाहिए। तो हमने डेबिट क्या कर दिया? एक्स का लोन अकाउंट डेबिट कर दिया। उसके बाद बैंक हमारे लिए क्या है? एसेट या लाइबिलिटी? अगर मैं पेमेंट करूंगा एक्स के लोन की तो ये एसेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा मेरे पास? एक्स के लोन की पेमेंट कर दूंगा तो ये जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम होएगा ना बैंक बैलेंस, बैंक से पैसा जाएगा पेमेंट करने से। तो बैंक क्या है? एसेट। एसेट का रूल क्या बोलता है? कौन सी साइड कम होती है चीजें? क्रेडिट साइड कम होती है। तो क्या कर दिया हमने? बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो जो भी जनरल एंट्री हो रही है वो इस रूल के हिसाब से हो रही है। जितनी भी ऊपर हमने जनरल एंट्रीज करी सारी इस रूल के हिसाब से की हैं। जब मैंने एसेट बेचा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया था। बढ़ गया था तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया क्योंकि एसेट डेबिट में बढ़ता है। जब मैं लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहा हूँ तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है। कम हो रहा है तो हम बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि एसेट कम होता है क्रेडिट साइड में। समझ आया? तो ये वाले रूल्स याद रखने हैं, हमेशा काम आएंगे। जब भी अकाउंटिंग होगी डेबिट क्रेडिट तो यूज होता ही है। ठीक है? हाँ, अच्छा ये समझ आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर लोन किसने किसको दे रखा हो, पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दे रखा है तो हमारे लिए लाइबिलिटी है। अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट में लोन देके उसके बाद कुछ नहीं लिखता है उसके बारे में तो क्या करना है? लोन की डायरेक्टली पेमेंट कर दो। पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि लोन को हमने सेटल कर दिया लेस अमाउंट में, सेटल्ड इन लेस अमाउंट, लेस अमाउंट में सेटल कर दिया, इसका मतलब क्या है? लोन था 40,000 का, हमने कितने में सेटल कर दिया उसको? 40,000 से कम में 30,000 में सेटल कर दिया मान लेते हैं। तो कितने का फायदा हो गया हमको? 10,000 का फायदा हो गया। उस केस में क्या एंट्री होगी? यही एंट्री होगी, एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लोन कितने का था? 40,000 का। बैंक से कितने पैसे गए? 30,000 रुपए। 10,000 का जो फायदा हुआ है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल दो। जब नुकसान होता है तो रियलाइजेशन के डेबिट में, फायदा होता है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो एंट्री होगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट 30,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। ठीक है, समझ आ गया? तो एंट्री क्या हो रही है इसकी? अगर हमने कम अमाउंट में सेटल कर दिया तो पार्टनर का लोन डेबिट हो जाएगा फुल अमाउंट से टू बैंक अकाउंट। बैंक में उतना जाएगा जितने की पेमेंट की है और जो प्रॉफिट होगा वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल देंगे। अच्छा, ये अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट में भी आएगा ये। कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा बाय पार्टनर्स
लोन अकाउंट, ठीक है। कितने का फायदा हुआ था? 10,000 का, वो क्रेडिट में आ जाएगा अगर हम रियलेशन अकाउंट बना रहे होंगे तो। अगला, अब आगे क्या है, लास्ट केस है सेटल्ड बाय गिविंग एन एसेट। ऐसा भी तो हो सकता है हमने पार्टनर के लोन के बदले में एसेट दे दिया उसको, कोई फर्नीचर दे दिया, स्टॉक दे दिया, कुछ एसेट दे दिया। तो इस केस में क्या करना है? इस केस में पहले अच्छा, क्या ये एसेट, क्या ये लोन मैंने रियलेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ है? नहीं किया हुआ, क्योंकि पार्टनर का लोन है तो रियलेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो अब क्या करो, अगर मैंने एसेट दे दिया तो पहला काम ये है उस लोन को रियलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जैसे बाकी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं वैसे ही इस लोन को भी नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह रियलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कौन सी साइड आएगा? अगर हम लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं रियलेशन में, कौन सी साइड आती है? क्रेडिट साइड आती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहले क्या करो, ट्रांसफर लोन अमाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जितने का भी लोन है। एंट्री क्या होगी उसकी? लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वो लोन कहाँ पे जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये हमारी क्या बन गई? नॉर्मल लाइबिलिटी बन गई। जैसे क्रेडिटर्स हैं वैसे ये हो गया। अब मान के, अब क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है, हमने एसेट दे दिया, तो क्या कोई एंट्री होगी एसेट देने की? नहीं होगी, ठीक है। हम लाइबिलिटी को अगर कोई एसेट दे देते हैं तो कोई एंट्री होती है क्या? तो हमने क्या किया, पहले इसको बाकी लाइबिलिटीज की तरह रियलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो अब इसको, जैसे क्रेडिटर्स हैं वैसे ही मान लो इसको। हमने क्या दे दिया बदले में? एसेट दे दिया, तो अब इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। समझ आया? अगर हमने पार्टनर के लोन के बदले में कोई एसेट दे दिया तो पहला काम क्या करना है? उस लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो क्रेडिट साइड में, उसके बाद कोई एंट्री नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लेता हूँ कि मैंने एसेट उसको दिया है 20,000 रुपए का और 20,000 कैश देना है, तो क्या होगा? हमने एसेट उसको 20,000 का दिया है, 20,000 का कैश ही देना है उसको, तो क्या होगा? तो एंट्री होगी। तो लोन कितने का ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में? लोन ट्रांसफर कर दो फुल अमाउंट का। 40,000 का लोन है तो पूरा 40 का 40,000 कहाँ ट्रांसफर कर दो? रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो। 20,000 का एसेट दे दिया तो उसकी तो एंट्री नहीं होगी, पर जो मैं उसको कैश दूंगा उसकी एंट्री होगी। उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है। बस तुमको ये याद रखना है, अगर हमने लोन के बदले में कोई एसेट दे दिया तो वो लोन ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। देन ट्रीट इट एज अ नॉर्मल लाइबिलिटी, उसको नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो। समझ आ गया? तो ये था हमारा कौन सा लोन? जो लोन पार्टनर ने किसको दिया हुआ है? फर्म को दिया हुआ है। अब दूसरा कौन सा लोन बन गया, बच गया? लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो एसेट है या लाइबिलिटी है हमारे लिए? ये हमारे लिए है एसेट, क्योंकि पार्टनर से पैसे लेने हैं हमको। क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है मतलब हमने पार्टनर को लोन दिया हुआ है। अच्छा, पहली बात तो हमने बात ये वाली की थी कि जो पार्टनर का लोन होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। ये बात की हुई है हमने, नॉर्मली तो यही होता है। तो ये लोन भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर एसेट साइड में पार्टनर का लोन लिखा हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ उस लोन का क्या हुआ, तो हम मान के चलते हैं पार्टनर ने लोन के पैसे कैश में नहीं दिए होंगे हमको। क्या एज्यूम करना है हमको? पार्टनर ने लोन के पैसे कैश में नहीं दिए होंगे। इसके ऊपर हमने उल्टा एज्यूम किया था। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने एज्यूम किया था हमने पार्टनर को लोन की पेमेंट डायरेक्टली कर दी होगी, ठीक है ना। ऊपर वाले में क्या एज्यूम किया हमने? जो पार्टनर का लोन था उसकी पेमेंट हमने उसको डायरेक्टली कर दी है। पर नीचे वाले में क्या एज्यूम करना है? हमने पार्टनर से लोन का पैसा कैश में नहीं लिया है। अगर कैश में नहीं लिया है तो क्या करना है?
पार्टनर से लोन के पैसे तो लेने हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं बोल रहा हूँ एज्यूम क्या करो, कैश में नहीं लिया तो क्या करना है, कैपिटल में से काट लेंगे। कैपिटल में से काट लेंगे तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन क्यों आएगा, बैंक क्यों आएगा, लोन आएगा, लोन की बात हो रही है तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये एंट्री हो जाएगी उस केस में। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या एज्यूम करना है, पार्टनर ने लोन के पैसे हमको कैश में नहीं दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं तो क्या करो, उसकी कैपिटल में से पैसा काट लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये लोन कौन सी साइड आएगा, अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये वाला लोन कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। टू एक्स का लोन था तो टू एक्स लोन अकाउंट इसकी कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है लोन की अमाउंट रिसीव होगी है तो ही मानेंगे लोन का पैसा कैश में मिल गया हमको। ठीक है, क्वेश्चन सेज लोन अमाउंट इज रिसीव्ड, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है लोन का पैसा उसने हमको कैश में दे दिया है। अगर उसने लोन का पैसा कैश में दे दिया तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लोन का पैसा मिला है उससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट में बढ़ता है बैंक बैलेंस, एसेट है हमारा। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, जितने का भी लोन था वो। समझ आ गया। तो इसके अंदर दो ही केस हैं। क्या क्या है दो केस, अगर पार्टनर को फर्म ने लोन दिया हुआ है तो फर्म के लिए एसेट है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं लिखता उसके बारे में तो हम एज्यूम करते हैं पार्टनर ने लोन का पैसा हमको नहीं दिया होगा। नहीं दिया होगा तो उसकी कैपिटल में से पैसा काट लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है लोन का पैसा कैश में रिसीव हो गया है तो हम कैश में रिसीव कर लेंगे। उसकी एंट्री क्या होगी फिर, उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, चलो ये सारी जनरल एंट्रीज होंगी। अब हमको क्वेश्चंस करने हैं इसके, फटाफट बताते जाओ एंट्रीज क्या क्या होगी। ए, डेटर हुज डेट ऑफ 90,000 हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड, जो हमारे डेटर्स थे पहले कितने के, 90,000 के, उसको मैं राइट ऑफ कर चुका था क्या मान के, बैड डेट मान के। पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट, वो हमको 88,000 देगा। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये एसेट है और एसेट को बेच के कितना पैसा मिला हमको, 88,000। अच्छा ये एसेट रिकॉर्डेड था या अनरिकॉर्डेड था, कौन सा था, इसको मैं राइट ऑफ कर चुका हूँ तो ये मेरी बुक्स में नहीं है, हटा चुका हूँ मेरी बुक्स में। ठीक है, तो ये कौन सा एसेट है, अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड एसेट से कितना पैसा मिल गया हमको, 80। अभी अभी, पहले की बात नहीं अब की। तो अभी ये अनरिकॉर्डेड है, कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास इसका, और ये हमको 88,000 दे गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए होंगे, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी इसकी। ठीक है, सेकंड, क्रेडिटर्स टू होम 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड, क्रेडिटर्स जिसको 1,21,000 हमने देने थे, एक्सेप्टेड स्टॉक है 71,000, 71,000 का तो उसने स्टॉक ले लिया, एंड बैलेंस वॉज पेड टू देम बाय चेक, बैलेंस की हमने पेमेंट कर दी चेक से। तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने से, 50,000 से। जो हमने स्टॉक दिया है उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, जो हम उसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं उसकी होगी, टू बैंक अकाउंट 50,000। ठीक है, थर्ड, राजा हैड गिवन अ लोन टू दी फर्म, तो किसने किसको लोन दिया हुआ है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ऑफ रुपीज 18,000, 18,000 का लोन था। ही वॉज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, हमने कितने में सेटल कर दिया, 17,000 में, तो कितने का फायदा हो गया, एंट्री क्या होगी इसकी, हम्म,
नहीं, ट्रिक तो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के। रूल्स हैं। अच्छा ये देखो, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। कितने की लाइबिलिटी थी, 18,000 की, हमने कितने में सेटल कर दी, 17,000 रुपए में। ठीक है, देखो यहाँ पे लोन कितने का था, 18,000 का, मतलब लाइबिलिटी जो थी हमारी वो कितने की थी, 18,000 की। हमने पेमेंट कितने की कर दी, 17,000। ये पैसा मेरे बैंक से गया होगा। ठीक है, उसके बाद फायदा कितने का हुआ, 1,000 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यही तो तीन चीजें हैं, 18,000 की लाइबिलिटी थी, 17,000 मेरे बैंक से चले गए, 1,000 का फायदा हो गया। तो ये जो लाइबिलिटी है ये तो किस कैटेगरी में आएगी, रूल्स लगाने मेरे को, ये तो सीधी सीधी लाइबिलिटी है। जो बैंक है वो क्या है, वो एसेट है, और जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारी क्या है, वो हमारी इनकम है। यही तीन चीजें हैं, इनके रूल्स लगा लेते हैं। जो लाइबिलिटी है वो मेरी बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है। तो लाइबिलिटी कम होती है, डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, डेबिट होती है। इसका मतलब पार्टनर्स लोन डेबिट होगा। ठीक है, बैंक बैलेंस मेरा क्या है, एसेट, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है। एसेट जब कम होता है तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट हो गया। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, इनकम। इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है। इनकम बढ़ती है तो कौन सी साइड बढ़ती है, क्रेडिट साइड, तो ये एंट्री होगी। लाइबिलिटी क्या है हमारे पास, लाइबिलिटी का नाम क्या है, लोन, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू, और जो इनकम मैंने बोली वो कहाँ ट्रांसफर करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री होगी इसकी। एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सारी एंट्रीज रूल्स से बनती हैं। तुमको रूल्स अगर अच्छी तरह से आते हैं तो एंट्रीज में तो कुछ है ही नहीं, एंट्रीज तो वही हो रही हैं। अच्छा फिर से देखो ये वाली एंट्रीज, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है और क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या करते हैं, फुल अमाउंट पे कर देते हैं उसको, तो एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हमने कम अमाउंट में सेटल कर दिया तो एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि फायदा हुआ है हमको। ठीक है, अगर हमने कोई एसेट देके सेटल कर दिया तो हम बोलते हैं पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो उस लोन को, उसके बाद कोई एंट्री मत करो, जैसे नॉर्मल लाइबिलिटी होती है वैसे ट्रीट करो उसके बाद उसको। अब देखते हैं आगे, इन्वेस्ट। अच्छा इसमें से अभी तुमको कौन सी एंट्री नहीं आती थी, ये वाली एंट्री नहीं आती थी, अब समझ आ गई। ये वाली एंट्री क्या होगी, राजाज लोन अकाउंट डेबिट 18,000 टू बैंक अकाउंट 17,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000। डी, इन्वेस्टमेंट्स वर रुपीज 53,000, out of which investments of 43,000 were taken by Simmer at 52,000 and the balance of the investment were sold for 12,000। 53,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में से 43,000 की इन्वेस्टमेंट सिमर ने ले ली है 52,000 में। हाँ, 43,000 वाली इन्वेस्टमेंट सिमर ने कितने में ले ली, 52,000 में, और जो बाकी की इन्वेस्टमेंट हमारे पास बची वो हमने कितने में बेच दी, 12,000 रुपए में बेच दी। तो एंट्रीज क्या होगी, तो इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास एक तो 43 की और एक 10 की बची, यही थी। 43 वाली सिमर ने ले ली कितने में, 52 में, और 10,000 वाली हमने बेच दी कितने में, 12,000 रुपए में, यही हुआ है। तो पहले इसकी एंट्री क्या होगी, सीमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर पार्टनर कोई एसेट ले लेता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो इसकी एंट्री होगी सीमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरी, इन्वेस्टमेंट एसेट हमने बेच दिया कितने में, 12,000 में। जब हम एसेट को इसमें 52 जितने में पार्टनर ने लिया, प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब नहीं है, जितने में पार्टनर लेगा उतने से, इसकी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, जितने में बेचा उतनी अमाउंट आएगी, 12,000 रुपए। ये समझ आ गया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या था, एसेट था। एसेट का क्या क्या कर सकते हैं हम, या तो एसेट को बेच देंगे या एसेट पार्टनर ले जाएगा, तो इसमें दोनों ही चीजें थी। कुछ एसेट पार्टनर ने ले लिया, कुछ हमने बेच दिया। जो पार्टनर ने लिया उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। जो हमने बेच दिया उसकी एंट्री क्या होगी,
बैंक टू रियलाइजेशन। तो ये दो केस थी, इसकी एंट्री 52,000 से होगी और इसकी एंट्री 12,000 से होगी। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹19,000। डिसोल्यूशन के खर्चे कितने हो गए? 19,000 के। एंड सेम वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पेमेंट कर दी। लाइबिलिटी किसकी थी? पार्टनर की या लाइबिलिटी फर्म की थी? लाइबिलिटी किसकी थी? कुछ नहीं बोला हुआ तो फर्म की लाइबिलिटी थी। पेमेंट भी किसने की है? फर्म ने। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, डिसोल्यूशन पे प्रॉफिट हो गया 30,000 का। जो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं उसमें प्रॉफिट निकल के आया कितने का? 30,000 का। तो इस प्रॉफिट का क्या करते हैं हम? रियलाइजेशन अकाउंट से तो निकला है प्रॉफिट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उनके रेशो में बांट देंगे। सिमर, राजा और रीता पार्टनर्स है, रेशो है 2:1। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सिमर्स कैपिटल अकाउंट टू राजास कैपिटल अकाउंट टू रीतास कैपिटल अकाउंट 2:1 में बांट देंगे। अगला क्वेश्चन देखो। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फॉर्म विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली। तो एक फर्नीचर था जो हम राइट ऑफ कर चुके हैं, मतलब अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है हमारे पास एक। दिस वॉज सोल्ड फॉर 3,000, 3,000 में बेच दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ 1,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। तो बैड डेट हो गया था हमारा, 1,000 रुपए लेने थे प्रीवियसली, पेड 60% ऑफ द अमाउंट, 60% रुपए दे के चला गया हमको, 600 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, तुमको ये वाली चीज क्यों नहीं याद हो रही कि अगर हमको पैसा मिलेगा तो बैंक डेबिट ही होगा? पैसे हमारे पास आएंगे तो डेबिट क्या होगा? बैंक डेबिट होगा। अगर मैं पैसे पे करूंगा तो बैंक क्रेडिट होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी पैसे मिले थे हमको, बैंक डेबिट हुआ था। यहाँ पे भी पैसे मिले हमको, तो डेबिट क्या होगा? बैंक ही डेबिट होगा। रिटर्न ऑफ है इसका मतलब अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड है तो जब हम बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, पर सेल तो होगा ना। बेच बेच तो सकते ही हैं इसको। बेचने वाली एंट्रीज में मैंने क्या बोला था? चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, सेम एंट्रीज होंगी। तो वही एंट्री होगी, बैंक टू रिलेशन। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 600 रुपए। अगला, पारस। पारस कौन है? पार्टनर है। पारस एग्री टू टेक ओवर फॉर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। अच्छा, क्या इससे फर्क पड़ता है हमको? रिकॉर्डेड थी अनरिकॉर्डेड थी, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000, 30,000 में उसने फॉर्म की गुडविल ले ली, तो उसने एसेट ले लिया। क्या एंट्री होगी? कौन से पॉइंट पे हम कौन से पॉइंट पे हैं? डी वाले पॉइंट पे। बताओ डी वाले पॉइंट की क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी सी पॉइंट की? पार्टनर ने क्या ले ली? गुडविल ले ली। तो पार्टनर अगर एसेट ले लेता है तो क्या एंट्री होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से? 30,000 रुपए से। उसके बाद फोर्थ फोर्थ में क्या है? देर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। हमारी बुक्स में एक टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ किया हुआ था, मतलब अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था हमारे पास। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400। वो बोल रहा है 400 रुपए का हमको लगता था वो बिक जाएगा। इट वॉज टेकन। अच्छा, हमारे लगने या ना लगने से कुछ होता है? वो तो हमको एक्चुअल देखना ना, कितने का बिका नहीं बिका। आगे बोल रहा है इट वॉज टेकन बाय प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। 25% सस्ते में ले लिया। कितने में ले लिया होगा उसने? 300 रुपए में। 25% कितना आएगा? 100 रुपए। तो 100 रुपए के डिस्काउंट मतलब 300 रुपए में प्रिया ने एक एसेट ले लिया हमारा। तो एंट्री क्या होगी? प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर पार्टनर कोई एसेट ले लेता है तो हम उसकी कैपिटल में से पैसे काट लेते हैं, और कैपिटल कम होगी तो कौन सी साइड आएगी?
डेबिट साइड, तो प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री हो जाएगी और अमाउंट कितनी आएगी उसमें, 300 रुपये। लास्ट पॉइंट, देर वॉज 100 शेयर्स, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी जाता है कई बार। देर वर 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच इन स्टार लिमिटेड, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, तो ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है या लाइबिलिटी है, एसेट है या लाइबिलिटी है, एसेट है ना हमारे, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, कितने शेयर्स खरीदे हुए हैं, 100 शेयर्स, वो एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का था। एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000, और जो हमने खरीदे थे तब कितने के खरीदे थे हमने वो, वैसे तो वो 10 रुपए का था, तो बनते तो उसके 1000 रुपए थे, पर हमने शेयर्स जब खरीदे थे तो कितने के खरीदे थे, 2000 के खरीदे थे। विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स, तो हमने ये राइट ऑफ कर रखे हैं, मतलब शेयर्स तो पड़े हुए हैं पर बुक्स में नहीं लिखा हुआ, अनरिकॉर्डेड एसेट है। दीज शेयर्स आर वैल्यूड ₹6 ईच, आज उसकी वैल्यू कितनी है, हर एक शेयर की 6 रुपए, तो टोटल कितने रुपए के शेयर्स हैं हमारे पास, 600 रुपए के शेयर्स हैं, क्योंकि कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स, जिसकी आज वैल्यू कितनी है, 6 रुपए, तो उन शेयर्स की वैल्यू कितनी है आज, 600 रुपए। ना तो ये हमारे काम का है, ना ये हमारे काम का है, हमको तो आज चाहिए ना, आज की वैल्यू कितनी है उसकी, तो आज की वैल्यू कितनी है, 600 रुपए। तो आज हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड शेयर्स हैं जो कि एसेट है हमारे लिए, और उसकी वैल्यू कितनी है, 600। किया क्या उसका, डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपस में बांट लिए पार्टनर्स ने, तो पार्टनर्स ने बांट लिए, इसका मतलब क्या है, पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, एसेट डेबिट होगा, ये एंट्री होगी इसकी, ये एंट्री नहीं होगी। एसेट था, एसेट पार्टनर ने ले लिया, एसेट पार्टनर ने ले लिया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई फायदा नहीं है कि वो आपस में बांट लेंगे उसको, पार्टनर की कैपिटल से पैसे काटने हैं हमको, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, सेम एंट्री होती है ना। एसेट लेने की एंट्री क्या होती है, जब पार्टनर एसेट ले लेता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही एंट्री होती है। तो वहां पे उसका लिखने का तरीका ये था कि बांट लिया आपस में, तो वो प्रॉफिट नहीं बांट रहे हैं, एसेट लिया उन्होंने, रेशो में लिया अपनी, तो उनकी रेशो क्या थी, उनकी रेशो क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो रेशो क्या थी उनकी, इक्वल, तो एंट्री क्या होगी, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में 600 आ जाएगा और उनमें 300 आ जाएगा। समझ आ गया ये वाला पॉइंट। उसके बाद अब जो सेम सेम सी है वो वाली नहीं देखते हैं, बाकी देख लेते हैं। ये वाला देखो, कमीशन ऑफ 5% वॉज अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये एसेट्स हो सकता है एक्स ने बिकवाए होंगे हमारे, और उसको हम कमीशन दे रहे हैं 5% का, तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, कितना होगा ये, इसका 5%, 2500 रुपये, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2500 रुपये टू एक्स कैपिटल अकाउंट 2500 रुपये, पार्टनर को कमीशन देना मतलब पार्टनर को रेमुनरेशन देना, रेमुनरेशन देने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर को कुछ भी दे रहे हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट कर दिया, डेबिट क्या होगा, हमारे लिए तो खर्चा है, खर्चा है तो क्या डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद इसका बताओ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 15,000, 15,000 के खर्चे थे, फर्म हैड एग्रीड विद एक्स टू रीइंबर्स हिम 10,000, इसका बताओ क्या मतलब है, डी पॉइंट में क्या एंट्री होगी, रीइंबर्स का मतलब होता है कि मैंने खर्च दिया है, मैंने जिसके भी आप पे खर्च किया है वो मेरे को वापस कर देगा पैसे, रीइंबर्स कर देगा। जैसे मान लेते हैं स्कूल वालों ने तुमसे कुछ मंगाया, तुम ले गए और उन्होंने बोला कि ये पैसे जितने भी लगे हैं वो रीइंबर्स कर दिए, वापस कर दिए तुमको। नहीं,
अच्छा एक चीज बताओ, वैसे सोचते हैं लाइबिलिटी किसकी थी, पेमेंट किसने की है, ठीक है। इसने बोला रियल एस्टेट के खर्चे हुए 15,000 रुपए, फर्म ने एग्री किया एक्स के साथ कि वो उसको 10,000 रुपए रीइम्बर्स कर देगा, पेमेंट किसने की है? फर्म ने पेमेंट की है या पार्टनर ने पेमेंट किया है? पार्टनर ने पेमेंट किया ना, तभी तो फर्म बोल रहा है रीइम्बर्स कर देगा उसको, यही तो बोला हुआ है क्वेश्चन में। इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्म हैड एग्रीड विद एक्स, एक्स के साथ फर्म ने एग्री किया कि फर्म उसको कितने रीइम्बर्स करेगा, 10,000 रीइम्बर्स करेगा। इसका मतलब 15 के 15,000 की पेमेंट किसने की होगी? पेमेंट किसने की है? पार्टनर ने पेमेंट की है, पार्टनर ने ही पेमेंट किया ना। हाँ, 10,000 उसने वापस दिए फर्म ने उसको। अभी बताता हूँ। अच्छा एक्स है, ठीक है, एक्स ने मान के चलो अभी के लिए 15,000 रुपए की पेमेंट कर दी। ये मान के चलो एक्स ने क्या किया, 15,000 के खर्चों की पेमेंट कर दी एक्स ने। ये गया फर्म के पास। अब यहां से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फर्म ने क्या बोला, मैं कितना रीइम्बर्स करूंगा, 10,000 रीइम्बर्स करूंगा। इसका मतलब पूरे के पूरे 15,000 की पेमेंट किसने की है? पार्टनर ने की है, पर फर्म ने बोला है मैं 15,000 नहीं वापस करूंगा, कितने वापस करूंगा, 10,000 वापस करूंगा। ये समझ आ गया? इसका मतलब पेमेंट किसने की है? एक्स ने। अब देखते हैं लाइबिलिटी किसकी थी। अगर फर्म बोल रहा है 10,000 मैं उसको वापस कर दूंगा, तो 10,000 की लाइबिलिटी किसकी थी? तभी तो वापस कर रहा है फर्म, वरना क्यों करता। और 10,000 ही अगर फर्म वापस कर रहा है, 5,000 वापस नहीं कर रहा है, तो 5,000 की लाइबिलिटी किसकी थी? पार्टनर की लाइबिलिटी थी। समझ आया कि जो 10,000 अगर फर्म उसको रीइम्बर्स करेगा 10,000 रुपए, इसका मतलब फर्म बोल रहा है मेरी 10,000 की लाइबिलिटी है, उतना तो मैं रीइम्बर्स कर सकता हूँ। हाँ, अमाउंट पूरे के पूरे 15,000 किसने पे किए? एक्स ने पे किए। उसमें से फर्म ने बोला है 10,000 तक की तो मेरी लाइबिलिटी थी, वो तो मैं रीइम्बर्स कर देता हूँ। अच्छा मान लेता हूँ कि हमने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, मैंने बोला तुमको जो सामान लेके आना तुम ले आना, ठीक है। उसके बाद मैंने तुमको ये भी बोला कि सामान जितने का भी आए मैं रिम्बर्स कितने करूंगा, मैं सिर्फ 10,000 रिम्बर्स करूंगा, ठीक है। तुम सामान ले आए 15,000 रुपए का, तुमने पेमेंट कितने की है? तुमने पेमेंट कितने की, सामान तो तुम खरीदने गए थे ना, तुमने पेमेंट कितने की? तुम मेरे पास आए, मैं तुमको रिम्बर्स कितने करूंगा? मैं हूँ फॉर्म, मेरी लाइबिलिटी कितने की थी? 10,000 की। तुम्हारी लाइबिलिटी कितने की थी? 5,000 की सारी पेमेंट किसने की है? पार्टनर ने पेमेंट किया। तो ये केस है, 10,000 की लाइबिलिटी फर्म की थी, पेमेंट किसने की है? पेमेंट किसने की है? पार्टनर ने। 5,000 की लाइबिलिटी पार्टनर की थी, पेमेंट किसने की है? पार्टनर ने। तो ये केस है, इसकी एंट्री बतानी है। फर्म की लाइबिलिटी थी, पार्टनर ने पे कर दी, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की लाइबिलिटी पार्टनर ने पेमेंट कर दी, तो कोई एंट्री नहीं होगी। समझ आ गया? फर्म की लाइबिलिटी थी, पार्टनर ने पेमेंट कर दी, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए से एंट्री होगी। फिर जो 5,000 की लाइबिलिटी थी वो किसकी थी? पार्टनर की। पेमेंट किसने कर दी? पार्टनर ने। इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। हाँ, फिर एक तो ये वाली एंट्री होती और एक ये वाली एंट्री होती। पार्टनर की लाइबिलिटी है, दूसरे पार्टनर ने पेमेंट कर दी, तो ये हो जाएगी एंट्री, ठीक है। उसके बाद हो गया। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? इसी पे थे ना? हो गया पूरा ये? नहीं नहीं, अभी तो डी पॉइंट पे है। ई पॉइंट, फर्म वाज रिक्वायर्ड टू पे 5,000 एज कॉम्पनसेशन टू एन एम्प्लॉई फॉर एन इंजरी सफर्ड विच वाज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। अच्छा, ये बोलना क्या चाह रहा है? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हमारी वो वाली लाइबिलिटीज होती हैं जिसको हम, जिसकी अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी मतलब कि मेरे को लगता है वो लाइबिलिटी आएगी तो, पर उसकी अमाउंट नहीं पता मेरे को, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी।
कि वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, पर कंफर्म नहीं है, अमाउंट नहीं पता आज हमको उसकी, ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है उसके अंदर। तो ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी, एक एम्प्लॉई को पैसे देने थे क्योंकि उसको इंजरी हो गई थी हमारी फैक्ट्री में, उसको कॉम्पनसेशन देना था, कितने का, 5,000 का। हमने तब तो एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था, हमने तब तो एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था, इसका मतलब तब मैंने लाइबिलिटी नहीं बनाई हुई थी, मतलब मैंने बुक्स में उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। आज क्या बोल रहा है, फर्म वॉज रिक्वायर्ड टू पे 5,000, फर्म को 5,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर का नाम क्यों आएगा, पार्टनर नहीं है ये, किसको पेमेंट करनी है, एम्प्लॉई को। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रियलाइज, ये क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, ये सेम वही वाला पॉइंट है जो ऊपर था। फर्म एग्रीड विद एक्स अ पार्टनर टू रीइंबर्स हिम 7,500, 7500 तक रीइंबर्स कर देगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7,500 से एंट्री होगी, उस 2500 की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो 2500 की पेमेंट किसने की होगी, पार्टनर ने, और लाइबिलिटी भी किसकी थी, वो पार्टनर की, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जो वो फर्म रीइंबर्स करेगा उसको, उसकी एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुमको क्या करना है, मैं तुमको ना ये वाले क्वेश्चंस भेजूंगा, और कल सारे ये वाले क्वेश्चंस करके आएंगे। कितने क्वेश्चंस हैं ये, 11 क्वेश्चंस हैं। 11 क्वेश्चंस में से 11 क्वेश्चंस में से एक, दो, तीन, चार, चार क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बाकी सारे क्वेश्चंस में जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है, सिर्फ चार क्वेश्चंस में रियलाइजेशन, और ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे, सारे करके आने हैं। अच्छा, कितने क्वेश्चन तुम कर लोगे, तीन चार तो नहीं, एक पेज वाले तो करके आओ, कम से कम 5 क्वेश्चन। तो तीन चार हैं तो 5 भी तो हो ही सकते हैं, एक दिन से स्कूल, एक क्वेश्चन से स्कूल छूट जाएगा। 5 क्वेश्चन करके आने हैं, कितने क्वेश्चन करके आने हैं, 5 क्वेश्चन करके आने हैं। एक पेज में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 है, दूसरे पेज में 6 और हैं, वो कल कर लेना। हाँ, उसकी कल देखेंगे।